कभी आपने यह सोचा कि क्लास 1 से क्लास 12 तक 12 सालों तक लगातार इंग्लिश पढ़ने के बावजूद 2-3 मिनट इंग्लिश में बात करने की तो बात ही छोड़िए, ग्रामर की बेसिक चीजें जैसे टेंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूरी तरीके से कभी समझ में नहीं आई। आज सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि सबसे पहला स्टेप है किसी बात को, किसी भी चीज को सीखने का, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अर्थात किसी चीज को पहले सिंपल बनाइए। दिमाग को यह यकीन होना चाहिए कि जो मैं सीखने जा रहा हूं वो आसान चीज है। अन्यथा दिमाग में ये बार बार, जैसे ही दिमाग को यह लगेगा कि जो मैं सीखने जा रहा हूं ये बहुत कठिन चीज है, तो पहले ही दिमाग उसके आगे सरेंडर कर देगा और उसको लगने लगेगा कि अरे मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि सबसे पहले हम अपने खुद के दिमाग को यह बात समझाएं, दिमाग में अच्छी तरीके से यह बात बैठाएं कि जो मैं सीखने जा रहा हूं वो दुनिया की बेहद आसान चीज है। यूं तो मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगा कि सीखो सीखा कैसे जाता है, यह सीखो कि सीखा कैसे जाता है, लेकिन आज 2-3 बातें उनमें से करूंगा। और अगर मैं इस बात पर चर्चा करूं आपसे कि सीखा कैसे जाता है, सबसे पहले तो यह जानिए सीखा कैसे जाता है। तो पहली चीज जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी कि किसी चीज को सिंप्लीफाई करना, कि सबसे पहले उसको सिंपल बनाइए। दिमाग को यह यकीन होना चाहिए कि यह चीज जो मैं सीखने जा रहा हूं यह बहुत सिंपल, बहुत आसान है। दूसरी चीज, लंबी क्लास या लंबे वीडियो को थोड़े समय के लिए देखने के बजाय छोटी क्लास या छोटे वीडियो को लंबे समय तक देखें या सुने। यानी अगर मैं इसको तीसरी बात को करूं तो यानी रिवीजन। बार बार किसी चीज को बार बार रिवाइज करने से, बार बार दिमाग में डालने से दिमाग को यह लगने लगता है कि हां यह चीज आसान है और मैं कर सकता हूं। और इसके बाद मैं एक बात और करूं, इसके साथ ही दिमाग के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं या इस बात से आपको आगाह कर दूं कि अपने दिमाग की एक, इसको कमजोरी कहिए या ताकत कहिए, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि किसी भी पढ़ी या सुनी हुई चीज का 24 घंटे के अंदर हम 82% हिस्सा भूल जाते हैं। हमें किसी चीज को याद रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, भूलने के लिए नहीं। कुछ बताओ हम भूले, कोई चीज आपको बताई जाएगी, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा अरे हां ये तो मैं भूल गया, हां ये तो आपने बताया था लेकिन भूल गया। 24 घंटे के अंदर 82% हिस्सा हम भूल जाते हैं। और इसलिए जरूरी है कि किसी बात को अगर याद रखना है तो उसके लिए जरूरी है रिवीजन, रिवीजन और फिर रिवीजन। मैं बात कर रहा था सिंप्लीफिकेशन की। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने स्कूल्स में पढ़ा टेंस के बारे में, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर लिखा टेंस और बगल में उसकी हिंदी लिख दी काल। यानी एक भारी भरकम शब्द जिससे पहले ही दिमाग डर गया कि टेंस मतलब काल। और यहीं से शुरुआत हुई उस बात की कि 12 साल तक टेंस पढ़ने के बावजूद अच्छी तरीके से टेंस दिमाग में गया क्यों नहीं? क्यों आज भी कंफ्यूजन होता है? क्यों आज भी हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, इन सब के बीच में ढंग से अंतर नहीं कर पाते? क्यों हम अंतर नहीं कर पाते प्रेजेंट इंडेफिनिट के बीच में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बीच में? क्यों अंतर नहीं कर पाते? क्योंकि शुरुआत ही हो गई यहीं से कि दिमाग को एक भारी भरकम शब्द मिल गया काल। अब मैं आपको इसका एक आसान सा शब्द बताता हूं और वो इतना आसान कि आप खुद समझ जाएंगे टेंस क्या होता है। टेंस मतलब टाइम। बस यही है टेंस।
टेंस मतलब इसको बाकी आपको जो बताया गया उसको एक किनारे रखिए और टेंस का मतलब सीधा सा मतलब सिर्फ एक शब्द में समझिए, टेंस मतलब टाइम। और जैसे ही आपको यह समझ में आया कि टेंस का मतलब टाइम, तुरंत आपको समझ में अपने आप कई चीजें आ जाएंगी। जैसे टेंस का मतलब अगर टाइम है तो टाइम तो तीन तरीके से होता है। जैसे एक बीता हुआ समय, एक जो चल रहा है वो समय, एक जो आने वाला है वो समय। ये मेरे बगैर बताए ही आपको समझ में आ जाएगा। ये दिमाग आसानी से समझ लेगा कि अगर टेंस मतलब टाइम है तो टाइम बीता हुआ, आज का और आने वाला। यानी अगर इसको हम उसी लैंग्वेज में कहें, ग्रामर की लैंग्वेज में कहें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप क्या करिए कि चीजों को सिंप्लीफाई करिए, उसको इतना सिंपल बनाइए, दिमाग काफी हद तक, अगर आपने सिंपल बना लिया तो दिमाग काफी हद तक उसका अर्थ या उसकी डेफिनेशन को अपने आप निकाल लेगा। किसी किताब या किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं दूसरा टॉपिक लेता हूं, दूसरी फिर वही बात जो शायद अभी तक समझ में नहीं आई, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने इसे पढ़ा, यह भी पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आठों चीजें आपने पढ़ी। लेकिन जब बात यहां आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो फिर दिमाग ब्लैंक, फिर ये नहीं समझ में आता कि ये था क्या। हमने पढ़ाई तो की, हमने नाउन के बारे में, हाँ नाउन मेरा सुना हुआ शब्द है, प्रोनाउन भी मैंने सुन रखा है, वर्ब भी सुन रखा है, एडजेक्टिव भी सुन रखा है, ये सब सुन रखे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सुना हुआ है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा, कई बार पढ़ा, कई क्लासेस में पढ़ा, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि ये था क्या। अब इसका भी एक बहुत सिंपल, बहुत आसान सा शब्द मैं आपको देता हूं, और वो शब्द है शब्द, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब वर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही है शब्द, वर्ड के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। जब भी आप कुछ बोलते हैं, सपोज मैं एक कोई भी सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सैम इज ईटिंग। अब इसमें देयर आर थ्री वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, सैम इज ईटिंग, ये तीन वर्ड्स हैं इसमें। ये सभी वर्ड्स किसी न किसी कैटेगरी में आएंगे। जैसे सैम जो है वो किसी न किसी कैटेगरी में आएगा, या तो वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या कंजंक्शन होगा, या इंटरजेक्शन होगा। यानी ये तीनों वर्ड किसी न किसी कैटेगरी में आएंगे। यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं, या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस बात से को एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं वर्ड्स के बारे में, कि सेंटेंस बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स की जरूरत है, और वर्ड्स किस कैटेगरी का है उसी के अकॉर्डिंगली उसका इस्तेमाल होगा। वो नाउन है तो उसका इस्तेमाल अलग तरीके से होगा, वो एडजेक्टिव है तो उसका इस्तेमाल अलग तरीके से होगा, वो वर्ब है तो उसका इस्तेमाल अलग तरीके से होगा। चलिए अब इंग्लिश लैंग्वेज को ही सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इंग्लिश बहुत कठिन लैंग्वेज है, बड़ी मुश्किल है इसको सीखने में। मैं आपसे यही कहूंगा, टफ चीज तो आपको ऑलरेडी आती है, आप तो दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज सीख रहे हैं। आप ऊपर वाले का शुक्र मनाइए कि आपको कठिन चीज, कठिन लैंग्वेज पहले से आती है। यानी हिंदी, मैं बात कर रहा हूं हिंदी। कभी किसी दूसरे लैंग्वेज जिसकी नेटिव लैंग्वेज कोई दूसरी हो, हिंदी ना हो, और उसको आप हिंदी सिखा कर देखिए। या कभी आपने कभी किसी को देखा जो हिंदी सीख रहा हो, गैर हिंदी भाषी हिंदी सीख रहा हो, और हिंदी सीख रहा हो और वो सही सही कभी बोल पाया हो? क्यों? क्योंकि आज मैं अब आपको बता रहा हूं, आप एक बार सोच के देखिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी हिंदी आती है, इस ओर आपका कभी इसीलिए ध्यान नहीं गया। लेकिन मैं बता रहा हूं, दूसरे लैंग्वेज का कोई है जो गैर हिंदी भाषी है,
अब वो आप उसको हिंदी सिखा रहे हैं, अब आपने उसको बताया, अब उसने एक क्वेश्चन उठा दिया कि सर आप कह रहे हैं कि नदी बह रही है और पानी बह रहा है। अब यहां स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही चक्कर आ गया। नदी बह रही है और पानी बह रहा है, तो आपने समझा दिया कि देखो ऐसा होता है कि अगर कोई छोटी चीज है तो स्त्रीलिंग और बड़ी चीज है तो पुल्लिंग। तो फिर उसने सवाल खड़ा कर दिया कि सर ये फिर तालाब सूख गया, नदी सूख गई, अब इन दोनों में बड़ा कौन है? तालाब छोटा है लेकिन हमने उसे पुल्लिंग बना दिया, तालाब सूख गया, और नदी बड़ी है और हम कह रहे हैं कि नदी सूख गई। इन दोनों में बड़ा कौन है? कि अगर मैं ये कहूं ट्रक खड़ा है और बस खड़ी है, क्या जवाब है आपका इन सब का? क्या जवाब है आपके पास इन सब का? क्या कहेंगे आप उससे जब वो सवाल खड़ा करेगा कि लड़का आ रहा है और लड़की आ रही है, लड़के आ रहे हैं और लड़कियां आ रही हैं, और फिर उसके बाद देखिए सुरेश आ रहा है और सुरेश अंकल आ रहे हैं। अब यहां रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हैं, इन सारी चीजों में इतना कंफ्यूजन। इसलिए मैं कह रहा हूं कठिन चीज ऑलरेडी आपको आती है, आसान सी चीज सीख रहे हैं। जहां सब चीजों के लिए यही लगाइए ना, बॉय इज कमिंग, गर्ल इज कमिंग, सुरेश इज कमिंग, या सुरेश अंकल अगेन इज कमिंग, बॉयज आर कमिंग, गर्ल्स आर कमिंग, मेन आर कमिंग। तो कहां और कैसे आप कह सकते हैं कि इंग्लिश बड़ी कठिन है? कठिन चीज आपको आती है, शुक्र मनाइए ऊपर वाले का कि कठिन चीज ऑलरेडी आपको आती है। बचपन से हमें एक बात बताई गई, हमें यह सिखाया गया, हमें यह बताया गया कि डेली सुबह उठकर कम से कम 10 वर्ड मीनिंग याद करो, और उसका पूरा कैलकुलेशन भी सामने रखा गया कि अगर 10 वर्ड्स हर दिन आप पढ़ते हो तो एक साल में 3650, और अगर ये आदत आपकी 10 साल तक ऐसे ही रहे तो यानी 36,500 शब्द, इतनी बड़ी वोकेबुलरी आपके पास होगी, तो आपको इंग्लिश बोलना काफी आसान होगा, इंग्लिश ही आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं आपको इसकी वास्तविकता से परिचित कराऊं तो मैं आपको एक हकीकत बताऊं, इंग्लिश में कुल 10 लाख के आसपास शब्द हैं, 10 लाख। शेक्सपियर ने, जो कि इंग्लिश का पर्यायवाची माना जाता है, शेक्सपियर ने अपने पूरे लिटरेचर में तकरीबन 35,000 शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब अगर हम परसेंटेज देखें तो यह पता चलता है कि 96% शब्द तो शेक्सपियर को नहीं आते थे। लेकिन इसमें फिर से एक दूसरा कैलकुलेशन इसमें लीजिए, क्योंकि ये सारे 10 लाख शब्द जो हैं ये पूरे आपके काम के नहीं है, क्योंकि इसमें आधे से बहुत ज्यादा शब्द ऐसे हैं जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, आपके जो है कि प्रीफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं, बॉटेनिकल टर्म्स हैं, इन सारी चीजों को हटा दीजिए। अब कितने बचते हैं? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कुल मिलाकर तकरीबन 1,71,476 वर्ड्स। अब फिर से शेक्सपियर का कैलकुलेशन करते हैं, यानी 1,71,476 वर्ड्स, और शेक्सपियर को कितने आते थे? 35,000, यानी अभी भी 80% शब्द तो शेक्सपियर को नहीं आते। और अगर 10 साल तक आप वर्ड मीनिंग याद करते तो आपके पास 36,500 वर्ड्स की वोकेबुलरी होती, इतनी तो शेक्सपियर के पास नहीं थी। तो ये कौन सा फार्मूला, और हमेशा देखिए ये जब सभी को सिखाया गया कि ये फार्मूला सबको बताया जाता है, सभी लोग हाँ ये बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं। और इतना ही नहीं, हकीकत से पहले रूबरू होइए, पहले हकीकत को जानिए, इंग्लिश तो बाद में सीखिएगा, पहले इसकी हकीकत को जानिए। और हकीकत क्या है? 50% इंग्लिश मात्र बेसिक 100 शब्द से बनती है।
100 बेसिक वर्ड्स आपको आते हैं तो 50% वर्ड्स आपको आते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन 1000 वर्ड्स, ये मिलकर 88% इंग्लिश बनाते हैं। यानी अगर बेसिक आप 100 से बढ़कर अगर आपके पास 1000 वर्ड्स की वोकेबलरी, बेसिक 1000 वर्ड्स अगर आपके पास हैं, तो आप यूं समझ लीजिए 88% इंग्लिश आपको आती है। तो 35,000 शब्दों की या 36,000 शब्दों की वोकेबलरी का क्या मतलब है? जबकि एक नेटिव स्पीकर यानी जिसकी मदर टंग इंग्लिश है, उसको भी तकरीबन 15 से 20,000 शब्दों की नॉलेज होती है, और लेकिन महज 5,000 शब्द ही ऐसे हैं जो कि वो यूज करता है। और आपको भी बहुत गहराई में जा करके सारे शब्दों को जानने की जरूरत नहीं है। ये लिस्ट भी 1000 वर्ड्स की, मोस्ट कॉमन वर्ड्स की ये लिस्ट भी मैं आपको अलग से भेज दूंगा, और आप उन पर फोकस करिए, वो 1000 वर्ड्स पर बस। और इतना ही नहीं, मैं ये भी आपसे कहता हूं, जब आप वो 1000 वर्ड्स को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें से 50% से ज्यादा यानी 500 शब्द तो आपके बहुत ही चिरपरिचित हैं, अच्छी तरीके से आपको आते हैं, और बाकी भी शब्द ऐसे नहीं हैं जिनसे आप बिल्कुल परिचित ना हो, तो उसमें भी काफी शब्द आपको ऑलरेडी आते हैं। तो इसलिए वर्ड मीनिंग के लिए भी ये बात भी दिमाग से निकाल दीजिए कि इंग्लिश सीखने के लिए कि सर वो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं वर्ड मीनिंग मेरी कमजोर है। अक्सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब कोई बोलता है तो आप कहते हैं कोई बोलता है तो मैं मैक्सिमम चीजें समझ लेता हूं, बस बोलने में दिक्कत है। अगर मैक्सिमम चीजें समझ लेते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है यानी आपको वर्ड मीनिंग नहीं याद करनी है, वर्ड मीनिंग की दिक्कत नहीं है, वो आपको आती है। और जब 1000 वर्ड्स 88% इंग्लिश बनाते हैं तो उतने शब्दों से तो आप परिचित हैं ही, इसलिए जब कोई बोलता है तो आपके समझ में आता है। लेकिन जब आपको बोलना पड़ता है दिक्कत तब होती है। तो पहले इस चीज को समझिए कि वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम नहीं, वोकेबलरी कमजोर नहीं, और सिर्फ 1000 वर्ड जिसकी लिस्ट मैं अलग से आपको भेज दूंगा, आप उन पर फोकस करिए। और फिर से मैं आपसे यही कहूंगा, चलिए चलिए मिलकर इंग्लिश को आसान बनाएं। लेट्स मेक इंग्लिश इजी।